नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 का प्रथम अध्याय सत्ता की साझेदारी। हमने शुरुआत की थी सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है यह समझने से, जिसके लिए हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण देखे। उसके उपरांत हमने श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार श्रीलंका की सरकार ने सिंहली लोगों को संरक्षण दिया, उनके धर्म को आगे बढ़ाया, उनकी तरफदारी की, जिसके कारण तमिल लोग उनसे काफ़ी नाराज हुए। उन्हें लग रहा था कि सिंहली लोग उनके प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं हैं, जिसके कारण वे अपने आप को देश से काफ़ी अलग थलग महसूस कर रहे थे और इसके कारण तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। परिणाम ऐसा हुआ कि श्रीलंका में तमिलों ने अपनी ही राजनीतिक पार्टियां बनाई थीं। उन्होंने तमिल को राजभाषा घोषित करने की मांग की। जहां तमिल अधिक हैं वहां स्वायत्तता की मांग की और रोजगार में सिंहलियों के समान अवसर की मांग की। परंतु जब उनकी मांगें नकारी गईं, तब श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थितियां बनी, जिसके कारण हजारों की संख्या में तमिल व सिंहली समुदाय के लोग मारे गए, कई लोग शरणार्थी बन गए एवं कई लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई और करीब करीब 30 साल के बाद यह गृह युद्ध 2009 में जाकर समाप्त हुआ। तो हमने देखा कि किस प्रकार यदि बहुसंख्यकवाद हो तो देश विभाजन की स्थिति में आ जाता है। इससे हमें पता चलता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, यदि आप किसी एक समुदाय विशेष पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो देश को नुकसान होगा ही। देश एक रहे इस बात पर संदेह है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेल्जियम ने इसी परेशानी का क्या उपाय किया। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बेल्जियम ने समझदारी की। जहाँ श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को फैलाया और जिस समुदाय के लोग अधिक थे उस समुदाय को संरक्षण दिया, उस समुदाय की प्रभुता चलाई, वहीं बेल्जियम ने अलग कार्य किया। आपको मैं याद दिला दूं, बेल्जियम में डच भाषी लोग अधिक संख्या में थे, परंतु वे इतने प्रभावशाली नहीं थे। जहां फ्रेंच बोलने वाले लोग संख्या में कम थे, परंतु उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था और वे कहीं ताकतवर थे। तो चलिए देखते हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। यह बहुत मुख्य बात है। उन्होंने क्या किया, अपने जो अंतर हैं और उनकी संस्कृति में जो भी विविधताएं हैं उन्हें बेल्जियम के नेताओं ने स्वीकार किया। वहीं श्रीलंका के नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ एक दल का समर्थन किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। किस बात के लिए? सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो।
तो बेल्जियम के नेताओं के लिए प्रमुख कार्य यह था कि वह यह सुनिश्चित करें कि बेल्जियम का एक एक नागरिक सरकार से संतुष्ट हो, उसे ऐसा ना लगे कि वह देश में नकारा हुआ है या उसकी बात नहीं सुनी जाती, सभी लोग मिलजुल कर रह सकें। यह बेल्जियम के नेताओं की प्राथमिकता थी और इसके लिए उन्होंने जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है। विश्व के किसी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसी बेल्जियम ने अपनाई। बेल्जियम के मॉडल पर विशेष जानकारियों के लिए आप बॉक्स देख सकते हैं जो आपकी पुस्तक में है। तो बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें हम देखेंगे। उससे पहले देखते हैं हमने इस पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। वो ये थे कि बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय व सांस्कृतिक विविधता को स्वीकारा। उनके आपस में जो भी विविधताएं थीं उन्होंने उसको स्वीकार किया। वह यह समझा कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति का पालन करने वाले लोग बेल्जियम में रहते हैं, इसीलिए बेल्जियम का संविधान कुछ इस प्रकार होना चाहिए जो सभी को समान अधिकार दे, जिसके लिए देश में किसी को बेगानापन न लगे। इसके लिए बेल्जियम के संविधान में 1970 से 1993 के बीच 4 संशोधन किए गए। तो देखते हैं ये 4 संशोधन आखिर हैं क्या। पहला था, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी केंद्र सरकार होगी उसमें यदि 50 फ्रेंच भाषी मंत्री हैं तो 50 ही डच भाषी मंत्री भी होंगे। और कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्या कुछ कानून ऐसे होंगे जिनको पारित कराने के लिए दोनों ही भाषा बोलने वाले समूहों के सांसदों का बहुमत चाहिए। सामान्यतः लोकतंत्र में क्या होता है कि मान लीजिए 100 विधायक हैं और कोई एक कानून आता है, तो यदि 100 हैं तो बहुमत के लिए 51 की आवश्यकता है। तो यदि किन्हीं 51 ने भी उस कानून के पारित होने के लिए अपना मत दिया तो वह कानून बन जाता। परंतु बेल्जियम ने एक ऐसी व्यवस्था अपनाई कि 100 में से 50 फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं तो 50 डच भाषा बोलने वाले हैं, और कुछ विशेष कानून सिर्फ और सिर्फ तभी पारित होंगे जब 50 फ्रेंच भाषियों में बहुमत हो, अर्थात सभी 50 फ्रेंच भाषी विधायकों में से कम 26 लोग उसका समर्थन करें। इसी प्रकार सभी 50 डच भाषियों में से भी कम 26 लोग उसका समर्थन करें। सिर्फ तभी वो विशेष कानून लागू होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 40 फ्रेंच भाषियों का समर्थन है और 11 डच भाषियों का समर्थन है, कुल 100 में 51 हो गए तो कानून पारित हो जाए। ऐसा नहीं, उन्होंने
एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि दोनों ही दलों, जो ये आप ध्यान रखिए, दोनों ही भाषाई समूह के सांसदों का अलग अलग बहुमत उसके पक्ष में हो। इससे क्या हो जाएगा, उससे यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि किसी एक समुदाय के लोगों की तरफ एक तरफा फैसला ना हो। ऐसा ना हो कि फ्रेंच भाषियों ने ज़्यादा समर्थन किया परंतु डच भाषियों में कुछ ने ही समर्थन किया, तो इससे साफ दिखा कि फ्रेंच भाषियों की तरफ एक तरफा फैसला हुआ। ऐसा ना हो, इसी के लिए ऐसी व्यवस्था की गई। ये थोड़ी जटिल व्यवस्था है परंतु अति उत्तम व्यवस्था है। इसके बाद दूसरा संशोधन यह था कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां, कौन सी सरकार की, केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार अर्थात वह सरकार जो पूरे देश को चलाती है, उस सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि केंद्र के पास जितनी भी शक्तियां थीं वो फ्लेमिश और बेलोनिया क्षेत्र की अलग अलग राज्य सरकारों को दी गईं ताकि वे लोग अपने कानून व अपने नियम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकें। यह हमारे भारत की तरह ही है, जैसे केंद्र सरकार पूरे भारत को चलाती है और वहीं हमारे 29 राज्यों को उनकी अलग अलग सरकारें चलाती हैं, जिससे कि राज्य की अपनी समस्याओं का भी समाधान हो और पूरे देश में जो समान समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो। तीसरा संशोधन यह था कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार होगी और इसमें भी दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व होगा। तो जैसा केंद्र सरकार पूरे देश की सरकार के लिए था कि देश की सरकार में जितने फ्रेंच भाषी मंत्री होंगे उतने ही डच भाषी मंत्री भी होंगे, उसी प्रकार राजधानी ब्रुसेल्स की एक अलग सरकार बनी और उसमें भी यह नियम हुआ कि फ्रेंच भाषी और डच भाषियों की संख्या बराबर रखी जाएगी। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तो हम क्या जानते हैं, ब्रुसेल्स में जो राजधानी है वहाँ पर फ्रेंच भाषी अधिक थे, परंतु फिर भी फ्रेंच भाषियों ने यह मानना स्वीकार किया कि वे अधिक हैं, फिर भी ब्रुसेल्स की सरकार में फ्रेंच मंत्री और डच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर हो। इसका कारण क्या था कि बेल्जियम की कुल आबादी में तो डच की संख्या ज़्यादा थी, तो डच लोगों ने यह स्वीकार किया था कि केंद्र सरकार में अधिक संख्या होते हुए भी डच भाषी लोग सिर्फ 50% मंत्री ही रखेंगे। तो इसी के चलते फ्रेंच भाषियों ने भी यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि ब्रुसेल्स, जहाँ फ्रेंच भाषी अधिकता में है, वहाँ की सरकार में फ्रेंच भाषी अधिकता में होते हुए भी सरकार में मंत्रियों की संख्या 50% ही रखेंगे। तो इस प्रकार थोड़ा समझौता डच भाषियों ने किया केंद्र सरकार में और थोड़ा सा समझौता फ्रेंच भाषियों ने किया ब्रुसेल्स की सरकार में।
और इस संशोधन में जो चौथा संशोधन है यह सबसे मुख्य है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। कौन से लोग करते हैं? एक ही भाषा बोलने वाले लोग, अर्थात वहाँ 3 अलग अलग भाषाएं हैं, एक फ्रेंच, एक डच और एक जर्मन। तो वहाँ 3 सरकारें और हैं, 3 सामुदायिक सरकारें भी हैं। तो यदि आप डच समुदाय की सरकार की बात करेंगे तो उसमें डच बोलने वाले सभी लोग अपना मत देंगे। ये आप ध्यान रखिए, डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। तो अर्थ यह हुआ कि यदि अधिकांश संख्या में जो फ्रेंच भाषी हैं भी हैं तो बेलोनिया के, परंतु ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच भाषी कहीं अधिक लोग हैं। तो फ्रेंच भाषियों की जो सामुदायिक सरकार होगी उसके लिए बेलोनिया इलाके के लोग हों या फ्लेमिश इलाके के लोग हों, यदि वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं तो वे फ्रेंच भाषा की सामुदायिक सरकार चुनने में अपना मत देंगे। उसी प्रकार बेल्जियम के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हो, यदि वह डच भाषा बोलता है तो डच लोगों की सामुदायिक सरकार के लिए अपना मत देगा। और इस तीसरी सरकार की विशेषता क्या थी? इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। तो यह जो सरकार बनी सामुदायिक सरकार, यह सरकार क्या करेगी? अपनी समुदायों की संस्कृति, उनकी शिक्षा और उनकी भाषा से संबंधित सभी अधिकार लेगी। तो एक बार देखते हैं जल्दी से कि ये 4 संशोधन जो हुए वो क्या थे। पहला संशोधन, केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान है। कुछ विशेष कानूनों के लिए दोनों समूह के सांसदों का बहुमत अनिवार्य है। दूसरा, केंद्र की अनेक शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी गई हैं। तीसरा संशोधन, ब्रुसेल्स में अलग सरकार का प्रावधान है जिसमें फ्रेंच व डच भाषियों का समान प्रतिनिधित्व है। और चौथा मुख्य पॉइंट क्या है? एक तीसरी सरकार, सामुदायिक सरकार का प्रावधान, जिसे डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी लोग अपनी भाषा अनुसार चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा पर फैसले लेने का अधिकार प्राप्त है। तो आगे देखते हैं कि बेल्जियम का जो मॉडल है यह कुछ जटिल है। यह आपको थोड़ा अलग लग सकता है, आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये मॉडल है कैसा। कि हर सरकार में, वैसे तो लोकतंत्र में बात करी जाती है कि सभी को समान अधिकार मिले, परंतु यहाँ तो कुछ ऐसी नीतियाँ हैं कि सिर्फ और सिर्फ 50% ही फ्रेंच मंत्री हो सकते हैं और सिर्फ 50% ही डच मंत्री हो सकते हैं, जबकि नियम के अनुसार तो सभी को मौका मिलना चाहिए। यदि 60%
के करीब करीब डच भाषी हैं तो उस हिसाब से उस समुदाय के मंत्री भी अधिक होने चाहिए, परंतु इस सरकार में ऐसा नहीं है। तो यह मॉडल थोड़ा अलग है, थोड़ा जटिल है। निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम के लोग भी इसे नहीं समझ पाते हैं कि उनकी सरकार का सिस्टम क्या है, कैसी व्यवस्था में वे रह रहे हैं, वह भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। पर यह जो व्यवस्था है ये बेहद सफल है, क्योंकि इससे मुल्क में गृहयुद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है। यह क्या है, बेहद सफल है। क्यों है? क्योंकि इस व्यवस्था के कारण मुल्क में गृहयुद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है। जैसी हालात श्रीलंका में हुई थी वैसी हालत अब बेल्जियम में नहीं होगी, यह सुनिश्चित हो चुका है। वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में अब तक बट गया होता। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बेल्जियम के नेताओं ने कितनी समझदारी की और अपने देश का विभाजन होने से बचा लिया। इसी का परिणाम यह हुआ कि जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला लिया, जब यूरोप के अलग अलग देश मिले और उन्होंने मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला लिया, तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। बेल्जियम अपनी इस सरकारी व्यवस्था के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। यह बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संघ का मुख्यालय का चित्र है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेल्जियम की व्यवस्था जटिल है परंतु अत्यधिक सफल भी है। कई बार देश के लोग भी इसे नहीं समझ पाते, फिर भी देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, देश की एकता बनाने के लिए यह व्यवस्था बहुत कारगर रही है। इस व्यवस्था से गृह युद्ध की स्थिति नहीं आ पाई। बेल्जियम की हालत कुछ यूं थी कि डच और फ्रेंच भाषी लोग आपस में काफ़ी नाराज़ थे, जिसके कारण श्रीलंका की ही तरह गृहयुद्ध हो सकता था, परंतु ऐसी स्थिति नहीं आ पाई और इस व्यवस्था ने बेल्जियम को विभाजन से बचा लिया। और यह एक मुख्य पॉइंट है। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाया तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना। इसके साथ एक चित्र और देखिए, ये जो चित्र है तो ये बेल्जियम की एक पते का चित्र है जिसमें दिखाया गया है डच और फ्रेंच दोनों भाषाओं में उस पते को दर्शाया गया है। यह दिखाता है कि पूरे बेल्जियम में हर जगह फ्रेंच और डच भाषियों का समान सम्मान है, दोनों की समान तौर पर रक्षा की जाती है, दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमने इन दोनों उदाहरणों से लोकतंत्र एवं सत्ता के बारे में जो पढ़ा वह लोकतांत्रिक सरकार के लिए कैसे आवश्यक है। इन दोनों चीज़ों से, इन दोनों कथाओं से आपको पता चल गया होगा कि कैसे सत्ता की साझेदारी से बड़ी बड़ी परेशानियां, समस्याएं, गृहयुद्ध जैसी समस्याएं, कई लोगों का खाना पीना बंद होना, कई लोगों की मृत्यु होना, ऐसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो सत्ता को अपने पास रखने से अच्छा है उसे बांटा जाए ताकि देश की संप्रभुता बनी रहे, देश एक सूत्र में बना रहे। यह हम
अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इसी के साथ बता दूं कि हमारी वेबसाइट idclasses.com पर इसके सभी नोट्स उपलब्ध हैं। साथ ही अन्य विषय जैसे विज्ञान के नोट्स भी वहां उपलब्ध हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर अवश्य जाइए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमारे चैनल पर कक्षा 10 की सभी विषयों की तैयारी डिटेल में कराई जाएगी। धन्यवाद।